धरती के इर्द गिर्द एक मोटी चादर जैसी हवा की परत होती है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सारे जीव जंतु इस एटमॉस्फेयर पर अपनी जिंदगी के लिए डिपेंड करते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और सूरज की खतरनाक रेस से बचाता है। अगर ये सुरक्षा ना हो तो दिन में सूरज की गर्मी हमें जला देगी और रात में ठंड से हम जम जाएंगे। ये मोटा हवा का लेयर ही धरती का टेम्परेचर इतना सूटेबल बनाता है कि जिंदगी संभव हो पाती है। जो हवा हमारे आसपास है, वो एक ही गैस से नहीं बनी, बल्कि कई अलग-अलग गैसेस का मिक्सचर है। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, जो एटमॉस्फेयर का बड़ा हिस्सा बनाती हैं। इनके अलावा थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन भी पाई जाती हैं। हवा में छोटे-छोटे धूल के कण भी होते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन हमारे लंग्स में जाती है और बिना यूज हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है। पौधे इसे डायरेक्ट हवा से यूज नहीं कर पाते। मिट्टी में रहने वाले खास बैक्टीरिया और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजन को बदलकर ऐसी फॉर्म में कर देते हैं जिसे प्लांट्स यूज कर सकें। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की दूसरी सबसे ज्यादा गैस है। इंसान और जानवर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। हरियाली वाले पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकालते हैं। इस तरह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस में बनी रहती है। लेकिन अगर हम पेड़ काट देंगे तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इंसान और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। आमतौर पर पौधे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वो लगभग उतनी ही होती है जितनी इंसान और जानवर निकालते हैं। इससे एक नेचुरल बैलेंस बनता है। लेकिन जब हम कोल और ऑयल जैसे फ्यूल्स जलाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में हर साल अरबों टन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है। इस बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से धरती का क्लाइमेट और वेदर बदल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। एटमॉस्फेयर अलग-अलग लेयर्स में बनता है, जो एक के ऊपर एक होती हैं। ये लेयर्स हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर धरती के सबसे पास वाली लेयर है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी एवरेज हाइट लगभग 13 किलोमीटर होती है। इसी में हम रहते हैं और सांस लेते हैं। सारे वेदर के फिनोमेना जैसे बारिश, कोहरा और ओला इसी लेयर में होते हैं। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रैटोस्फियर होता है, जो 50 किलोमीटर तक फैला है। इस लेयर में बहुत कम बादल होते हैं और कोई बड़ा वेदर एक्टिविटी नहीं होती। इसी वजह से यहाँ प्लेन्स उड़ना सेफ होता है। इस लेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ओजोन लेयर है, जो हमें सूरज की खतरनाक रेस से बचाता है। स्ट्रैटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर होता है, जो 80 किलोमीटर तक फैला है। जब मीटियोरॉइड स्पेस से आते हैं तो वो इसी लेयर में जलकर खत्म हो जाते हैं। मेसोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर होता है। इस लेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर तेज गति से बढ़ता है। थर्मोस्फियर का एक पार्ट आयनोस्फियर कहलाता है, जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस धरती पर आ जाती हैं। एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर वाली लेयर एक्सोस्फियर है। यहाँ हवा बहुत ही पतली होती है और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसेस स्पेस में निकल जाती हैं। ये लेयर धीरे धीरे आउटर स्पेस में मिल जाती है। रोज लोग सोचते हैं कि वेदर कैसा होगा। कभी कोई पूछता है, आज बारिश होगी या आज धूप निकलेगी। वेदर हमारे मूड और एक्टिविटीज पर असर डालता है। गर्मी और ह्यूमिडिटी हमें परेशान कर सकती है, जबकि ठंडी और हल्की हवा वाली मौसम हमें खुश कर सकती है। वेदर हर घंटे और हर दिन बदलता रहता है। लेकिन जब हम किसी जगह के वेदर का लंबा एवरेज देखते हैं, तो इसे क्लाइमेट कहते हैं। वेदर हमें बताता है कि आज का दिन कैसा होगा, लेकिन क्लाइमेट बताता है कि जगह आमतौर पर सालों तक कैसी है। रोज जो टेम्परेचर हम महसूस करते हैं, वो हवा का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर मतलब कितनी गर्मी या ठंड है। दिन और रात में और अलग-अलग सीजन्स में टेम्परेचर बदलता रहता है। इसी वजह से गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में ज्यादा ठंड। टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाला एक बड़ा फैक्टर है इंसुलेशन, जो धरती को सूरज से मिलने वाली सोलर एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा इंसुलेशन इक्वेटर पर मिलता है और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं, वो कम होता जाता है। इसी वजह से पोल्स बर्फ से ढके रहते हैं।
अगर धरती का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो कई क्रॉप्स उग नहीं पाएंगे। शहरों में टेम्परेचर गांवों से ज़्यादा होता है क्योंकि बिल्डिंग्स और रोड्स दिन भर गर्मी को अब्जॉर्ब करते हैं और रात में धीरे धीरे रिलीज करते हैं। ऊपर से शहरों की बड़ी इमारतें गर्म हवा को अंदर ही फंसा देती हैं, जिससे टेम्परेचर और बढ़ जाता है। वेदर का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एयर प्रेशर। हवा हमारे ऊपर बहुत जोर से प्रेशर डालती है, लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता क्योंकि हवा हर तरफ से बराबर प्रेशर डालती है और हमारा बॉडी भी उसका जवाब देता है। एयर प्रेशर का मतलब है हवा का वजन जो धरती की सतह पर दबाव बनाता है। सबसे ज्यादा एयर प्रेशर सी लेवल पर होता है और हाइट बढ़ने के साथ ये कम हो जाता है। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है, इससे लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर वाले एरियाज में आमतौर पर बादल और बारिश होती है। ठंडी हवा भारी होती है और नीचे बैठती है, इससे हाई प्रेशर एरिया बनता है जो क्लियर और धूप वाले आसमान से जुड़ा होता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जब हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है तो उसे विंड कहते हैं। हम हवा को देख सकते हैं जब वो पत्ते उड़ाती हैं, धूल को हिलाती है या तूफान में पेड़ गिरा देती है। कभी हवा बहुत तेज चलती है जिससे चलना मुश्किल हो जाता है और कभी वो हल्की होती है। हवा तीन तरह की होती है। परमानेंट विंड्स जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। सीजनल विंड्स अलग अलग सीजन्स में अपनी डायरेक्शन बदलती हैं, जैसे इंडिया की मॉनसून विंड्स। लोकल विंड्स छोटी जगहों पर एक पर्टिकुलर टाइम पर चलती हैं, जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मी के टाइम एक बहुत गर्म और सूखी हवा चलती है, जिसे लू कहते हैं। साइक्लोन एक बहुत ही शक्तिशाली तूफान होता है जो तेज हवा, तेज बारिश और टाइडल वेव्स की वजह से होता है। ओडिशा, जो कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर है, अक्सर बे ऑफ बंगाल में बने साइक्लोन से प्रभावित होता है। अक्टूबर 1999 में दो बड़े साइक्लोन्स आए। दूसरा साइक्लोन, जिसे सुपर साइक्लोन कहा गया, वो 29 अक्टूबर को आया, जिसमें हवा की स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई और ये तूफान 36 घंटे से ज्यादा चला। इसने पेड़ गिरा दिए, छत उड़ा दी और घर तोड़ दिए। बिजली और फोन लाइंस पूरी तरह टूट गईं। तेज बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही और बड़ी नदियों में बाढ़ आ गया। 7 से 10 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें 20 किलोमीटर तक अंदर तक तबाही मचा दी। बहुत सारी खेतियां बर्बाद हो गईं और जमीन सॉल्टी और बेकार हो गई। जंगल जैसे साल, टीक, बैम्बू और मैंग्रोव वैनिश हो गए। करोड़ों लोग प्रभावित हुए, पालतू जानवर मर गए और फसल तबाह हो गई। ये साइक्लोन पहले पोर्ट ब्लेयर के पास एक डिप्रेशन के रूप में बना था और धीरे धीरे बड़ा होते होते ओडिशा तक आया। वेदर में मॉइस्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब पानी जमीन और पानी के बॉडी से इवेपोरेट होता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है। हवा में उस वक्त कितना वाटर वेपर है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिड दिन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते और पसीना भी इजीली सूखकर हवा नहीं बनता, जिससे चिपचिपापन लगता है। गर्म हवा ज्यादा पानी रख सकती है, इसीलिए जैसे जैसे हवा गर्म होती है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब ये मॉइस्ट हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है और वाटर वेपर छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाता है। ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होकर बादल बनाते हैं। जब ये ड्रॉपलेट ज्यादा भारी हो जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जब जेट प्लेन उड़ते हैं तो कभी कभी उनके पीछे वाइट ट्रेल्स दिखते हैं। ये उनके इंजन से निकलने वाले मॉइस्चर की कंडेंसेशन होती है। सबसे कॉमन प्रेसिपिटेशन बारिश है। ज्यादातर ग्राउंड वाटर बारिश से ही आता है। पेड़ पौधे बारिश का पानी अब्जॉर्ब और स्टोर करने में मदद करते हैं, लेकिन जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो बारिश का पानी सीधा नीचे बहकर नीचे के एरियाज में फ्लड ले आता है। बारिश प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम बारिश होने से ड्रॉट और पानी की कमी हो जाती है और ज्यादा बारिश से फ्लड आ जाता है। बारिश 3 तरह से होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल तब होती है जब गर्म हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और बारिश बन जाती है। ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल तब होती है जब मॉइस्ट हवा पहाड़ों से टकराती है, ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बारिश होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल साइक्लोन्स के दौरान होती है, जब गर्म मॉइस्ट हवा और ठंडी हवा टकराती है और बारिश होती है। वेदर और क्लाइमेट दोनों ही हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर और रेनफॉल को समझकर हम जान पाते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है और क्यों अलग जगह पर अलग वेदर पैटर्न्स होते हैं।